से विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये सोचकर चल रही थी कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे, लेकिन यहां तो लोकसभा चुनाव के होने से पहले ही एक नया बवाल शुरू हो गया। आखिरकार क्या है ये बवाल, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं। यहाँ अपने बयानों से लगातार वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर इनडायरेक्टली हमला करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में दो नेता सीएम ना बनने से नाराज चल रहे थे। पहले नंबर पर शिवराज सिंह चौहान तो दूसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन इस बयानों की राजनीति में अब शिवराज के बेटे भी कूदते नजर आ गए। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ सुनिए कि लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ जिम्मेदारी देने की बात हो चुकी है। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लोकसभा का चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। और दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा को लेकर, जो कि अपनी विधानसभा सीट से हार गए थे, उनको भी यहाँ ग्वालियर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यहाँ पर यह बना हुआ है कि बुधनी विधानसभा सीट से जीतने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान आखिरकार क्यों कोई लोकसभा चुनाव यहाँ लड़ते नजर नहीं आ रहे। इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश की सियासत में बना हुआ है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ प्रियांशी मौजूद है। प्रियांशी से सबसे पहला सवाल हम ये लेना चाहेंगे कि प्रियांशी, आप भी लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं, शिवराज के साथ ऐसा भेदभाव आखिरकार क्यों कर रही है भाजपा? देखिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए जिस तरह से बीजेपी आलाकमान सोच विचार कर रहा है, उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि इस बार आपको राज्य में नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत के लिए एक्टिव किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बाहर किसी अलग खेमे से आते हैं, उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल जाती है, तो आखिरकार अपने खेमे के दिग्गज नेता को क्यों नहीं। लेकिन बीजेपी यहाँ पर सोच समझ कर कदम रखती हुई भी नजर आती है कि अगर दूसरे खेमे से कोई भी दिग्गज नेता आया है तो जरूरी नहीं कि पूरे प्रदेश की कमान उसे सौंप दी जाए। सिंधिया भी सीएम पद की दावेदारी लिए लगातार आगे रहे हैं और दावे ये तक किए गए कि कहीं ना कहीं सीएम बनने के वे इच्छुक रहे, इसीलिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। और सिंधिया खुद कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है। आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना, लेकिन सीएम की रेस में देखा जाए लगातार वह बने रहे थे। इस बार यही कहा जा रहा था कि शिवराज को साइडलाइन करने की कोशिश है, लेकिन सिंधिया की इस बार बारी आती हुई नजर आएगी। लेकिन बात यहाँ पर शिवराज की कर ली जाए नेहा, तो ये कहा जा रहा है कि नकुलनाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं, छिंदवाड़ा से सांसद हैं और इसी सीट से कहीं ना कहीं शिवराज को उतारा जा सकता है, ये दावे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक बड़ी मजबूत पकड़ रखने वाले शिवराज सिंह चौहान जो बार बार दावा कर रहे हैं कि देखिए वह कितने प्रबल दावेदार रहे हैं, क्योंकि 4 बार मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, 4 बार ही बीजेपी जीतती हुई नजर आई, मुख्यमंत्री पद पर रहे। 3 बार तो मुख्यमंत्री खुद हमारे देश के पीएम रह चुके हैं गुजरात के। लेकिन शिवराज ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है वाकई में, और 5वीं बार वह बनते हुए नजर आते। तो कहीं ना कहीं इसे एक नेगेटिव पॉइंट में भी लिया जा सकता है या फिर इसे एक पॉजिटिव में भी लिया जा सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर लिया, अगर वह 5वीं बार बन जाते तो एक वक्त ऐसा भी आता कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर लोग उन्हें देखना पसंद करते। क्योंकि आज के समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं, उन्हें देखकर लोग कहते हैं, उनकी रणनीतियों को देखकर कहते हैं, जो यूपी में स्ट्रिक्टनेस देखने को मिली है, जो काफ़ी खौफ देखने को मिलता है, उनकी जो सख्त कार्रवाई देखने को मिलती है, उसे देखते हुए लोग यही कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा भी होना चाहिए। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं खुद को आगे रख सकते थे। 2022 में संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया, तो कहीं ना कहीं रणनीति पहले से ही बन रही थी। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट अगर निकाले तो यही निकलकर सामने आता है कि शिवराज को दिल्ली की सियासत में वाकई में एक्टिव किया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को एक मजबूत पकड़ देखने को यहाँ से मिलेगी। अगर उन्हें दरकिनार करके उन्हें यूं ही नाराज रखे बीजेपी अगर ऐसा करती है, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक छिटकते हुए नजर आएंगे। अब बिल्कुल सही बात यहाँ पे प्रियांशी ने कही है कि अगर शिवराज को यहाँ नाराज रखती है भाजपा, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा वोट बैंक छिटकता नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ जिस तरीके से शिवराज के बयान सामने आ रहे हैं, पहले उन्होंने ये कहा था कि रास्तिलक होते होते वनवास हो जाता है, उसके बाद वो कहते नजर आए कि मैं रिजेक्टेड नेता नहीं हूँ, अब वो कहते हैं कि मैं VIP नहीं हूँ। आखिरकार उनके इस तरीके के बयान यहाँ क्या भाजपा के खिलाफ बगावत की तरफ का रास्ता बयां करते नजर आ रहे हैं?
दूसरी तरफ यहाँ मैं बात करूं कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर, प्रियांशी, आपने देखा होगा कार्तिकेय सिंह चौहान का एक बयान काफी ज्यादा इस वक्त चर्चा में है कि वो भाजपा के खिलाफ यहाँ बोल रहे हैं। शिवराज को तो दिल्ली बुलाकर उनका मुंह बंद करवा दिया था जेपी नड्डा ने, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान का मुंह कैसे बंद कराया जाएगा? कार्तिकेय सिंह चौहान एक युवा नेता है, आपने देखा वो राजनीति में भी उनका पहला कदम है, और आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई युवा नेता या राजनीति में कोई नया कदम रखता है वो काफी मुखर तरीके का नेता होता है। क्या लगता है आपको भविष्य कार्तिकेय सिंह चौहान का? देखिए, कार्तिकेय सिंह चौहान अगर मैदान में आते हैं तो ज़रूरी नहीं है अपनी पिता की तरह ही सियासत में एक मजबूत पकड़ बना पाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर पिता का बेटा उसी क्षेत्र में उतरकर जिस क्षेत्र में उसके पिता रहे हैं वो कामयाबी हासिल कर पाए। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर कही जा सकती है, कार्तिकेय सिंह चौहान जो अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से फोकस किए हुए हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग वहाँ पर देखने को मिलती है। सोशल मीडिया पर राजनीति से जुड़े मुद्दों को भी रखते हुए नजर आते हैं। कार्तिकेय सिंह चौहान ने एक वक्त बिजनेस स्टार्ट किया था, फूलों की दुकान का बिजनेस स्टार्ट, हालांकि वह उस दुकान पर बैठते नहीं थे, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर डेयरी का बिजनेस भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान कहीं ना कहीं अगर किसी क्षेत्र में कदम रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें वह सफल ही हो जाए। अब आने वाले समय में देखना होगा कि कार्तिकेय सिंह चौहान ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, जो उन्होंने बयान दिया है वो वाकई में अपनी ही सरकार को चुनौती देने वाला बयान दिया है कि जनता के जरिए ही सही लेकिन मैं लड़ जाऊंगा अपनी ही सरकार से। तो मोहन यादव जो एक मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, महज 1 से 1.5 महीने में मोहन यादव ने कई ऐलान किए हैं और आज बिहार में उनका दौरा है, और ऐसे में देखा जाए यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी ने अगर नए चेहरे को आगे किया है, बीजेपी में जो खास बात, जो अच्छी बात देखने को मिलती है कि अपने दिग्गज नेताओं का साथ नहीं छोड़ती और दूसरी ही तरफ नए चेहरों को आगे करने में कभी पीछे नहीं रहती। लेकिन कांग्रेस यहीं पर पिछड़ जाती है कि कांग्रेस को जो दाव अपने लोकप्रिय चेहरे पर खेलना चाहिए वो नहीं खेल पाती है। जैसे कि राजस्थान में सचिन पायलट, अगर आप उनको आगे करते तो शायद चुनाव जीत जाते। सचिन पायलट को दिल्ली की सियासत में एक्टिव करने में जुटे हुए, जहां वो जाना नहीं चाहते। शिवराज प्रदेश में रहना चाहते हैं तो बीजेपी ने उन्हें हटा दिया। अब ऐसे में यहाँ पर उनके बेटे कार्तिकेय जिस तरीके से कड़े तेवर दिखा रहे हैं, तो कार्तिकेय सिंह चौहान अगर वाकई में आगे आते हैं, अपनी सरकार से लड़ते हैं, तो वाकई में शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी मुसीबत यहां पर खड़ी हो सकती है। अगर आला कमान उन्हें जिम्मेदारी देने के बारे में सोच भी रहे हों तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी भी उनके हाथों से जाती हुई नजर आ सकती है। एक छोटा सा और आखिरी सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने यहाँ बिहार की बात कर दी और नए और पुराने चेहरों को लेकर बात कर दी। मोहन यादव को इसलिए सीएम बनाया गया कि यादव जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश और बिहार का, उनको साध सके। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो अखिलेश यादव भी यादव वोट बैंक को साधने में पूरी कोशिश करते हैं। यादवों का पूरा जो खाता है वो अखिलेश के उसमें खुलता है। रही बात बिहार की, तो बिहार में पहले से ही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तमाम यादव भरे हुए हैं। क्या मोहन यादव यादवों का वोट बैंक साध पाएंगे एक नए चेहरे होने के नाते? देखिए, मोहन यादव जिस तरीके से यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश करें, याद दिला दूं, शिवपाल और अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हैं कि आप एमपी के मुख्यमंत्री बने तो आप एमपी में यादव वोट संभालिए, यूपी हम संभाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक डर तो जरूर नजर आया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें वहां पर इस तरीके से बढ़ जाएंगी। यूपी में बीजेपी की सरकार सत्ता में है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, और ऐसे में एमपी के मुख्यमंत्री अगर मोहन यादव आ जाते हैं तो वाकई में यहाँ पर यादव वोट बैंक को साधने की जो पकड़ यादव कुनबे ने रख रखी है वो कहीं ना कहीं उनसे छूटती हुई नजर आएगी। तो एक डर और खौफ तो उसी दिन पैदा हो गया था। अब बिहार में भी यादव वोट बैंक है, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जिस तरीके से संभालते चले आ रहे हो, बिहार की सियासत को लेकर यही कहा जाता है कि बीजेपी यहाँ पर सेंधमारी नहीं कर पाएगी, कोई भी अन्य राजनीतिक दल यहाँ पर अपनी सरकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्चस्व सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव का है। तो ऐसे में देखा जाए उस वोट बैंक में सेंधमारी करने में बीजेपी क्या कामयाब हो पाएगी, ये काफ़ी बड़ी चुनौती है। वहाँ पर देखते हैं कि अगर यहाँ पर 50% भी वोट बैंक अपनी तरफ ला पाती है बीजेपी, तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला है बीजेपी का गलत नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी, आपने विस्तार पूर्वक यहाँ ये बात बताई कि बिहार में मोहन यादव के जाने से यादव वोट बैंक पर कितना फर्क पड़ता है नजर आएगा। और दूसरी तरफ यहाँ शिवराज को लेकर अटकलें अभी भी जारी है। 2020 वाली तस्वीर 2024 या 25 में ना दोबारा से दोहराती नजर आए बगावत वाली तस्वीर, ये देखना बेहद ही ज्यादा जरूरी होगा। क्या मानना है आपका इस रिपोर्ट पर? अपनी राय जरूर दें और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।